हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और फाइनली आज के इस वीडियो में रैपिड फायर रिवीजन करेंगे भारत का राष्ट्र आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आप पढ़ने के बाद वो भी कम समय में एक बेहतरीन रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारत में जो राइज ऑफ नेशनलिज्म रहा, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्री कांग्रेस एसोसिएशन, यानी कांग्रेस से पहले भी कुछ संस्थाएं, कुछ एसोसिएशन बना। एंड देन फिर 1885 के इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशंस को देखेंगे, और मॉडरेटर वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, यानी उदारवादी वर्सेस उग्रवादी। तो चलिए देखते हैं, आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये आया कि बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड हाफ सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में एक मॉडर्न नेशनलिज्म का कैसे उदय हुआ। सबसे पहली बात है कि कारण क्या है कि जो लगातार जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम रहा, प्रेस रहा, ब्रिटिश की जो दमनकारी नीति रही, लगातार जो आर्थिक जो एक्सप्लोटेशन रहा, और यही कारण बना कि यहाँ पर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। हम बात करें तो एजुकेट मिडिल क्लास, खासतौर पे लॉयर हो, टीचर हो, डोमिनेटेड हो, ये सब उस समय में डोमिनेट क्या करता था। और बाद में यही जाके जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो आम लोगों की भी भागीदारी बढ़ी। आप देख सकते हैं कि दोनों के लिए पॉलिटिकल अवेकिंग रहा और फॉर्मेशन रहा पॉलिटिकल एसोसिएशन का। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर क्या है ना कि जब प्री कांग्रेस एसोसिएशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एसोसिएशन है 1836 का। 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन हुआ, और मेन जो फाउंडर थे वो राजा राम मोहन राय थे। एंड देन फिर उसके ठीक 2 वर्ष बाद, यानी 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी एसोसिएशन था, जमींदारी एसोसिएशन, उसका गठन हुआ। और मेन जो प्रमुख भूमिका था वो द्वारकानाथ टैगोर का था। और द्वारकानाथ टैगोर ही असल में इसके अंदर जो है मतलब एक अग्रिम भूमिका निभाया। एंड देन फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। एंड देन 1876 में बेनर्जी और बॉस, यानी बीबीजी के द्वारा, यानी बेनर्जी बॉस, यानी एसएन बेनर्जी एएम बॉस ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता का फाउंडेशन किया। देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी दोनों का मर्जर हो गया। एक कॉमन डिमांड किया कि लेजिस्लेचर को सेपरेट किया जाए जुडिशियल पावर से, एग्जीक्यूटिव से। तो ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ पर 3 संस्थाएं बनी। एक तो बंग भाषा प्रकाशिका जो कि 1836 का है। एंड देन फिर आपका जाके 1838 का जमींदारी एसोसिएशन, 1851 का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और 1876 का जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे कांग्रेस बॉडी तो इसमें प्री कांग्रेस बॉडी के रूप में यह सबसे महत्वपूर्ण एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, 1836 बीबी ने किया था। चलिए नेक्स्ट बात करें। सबसे पहले यानी कांग्रेस से ठीक 10 वर्ष पहले, कांग्रेस के गठन होने से यदि 10 वर्ष पहले बात करें तो विदेशों में एक संस्थाएं बनाई गई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, और ये था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 का, जो कि लंदन में बनाया गया था। एंड देन फिर 3 प्रमुख जो बाद में फॉर्मेशन हुआ, उनमें से एक बॉम्बे में, और एक मद्रास में, और एक आपका लंदन में। मद्रास में मद्रास महाजन सभा 1884, फाउंडर था एम वीरा राघवचारी। बॉम्बे में क्या था, बॉम्बे में, और एक आपका पूना में। पूना में जब फाउंडर हुआ तो पूना सार्वजनिक सभा, और इसके फाउंडर थे महादेव गोविंद रानडे 1870 में। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यानी जिस साल कांग्रेस की गठन हुआ उसी साल 1885 में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी 2 बड़े फिगर थे, और इन्होंने ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया, क्योंकि आगे चल के 1885 दिसंबर महीने में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। तो हमने देखा कि 3 संस्थाएं जो है इंडिया में बना, एक मद्रास महाजन सभा, एक पूना सार्वजनिक सभा, और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और जो अलग अलग लोगों ने फाउंडेट किया, और एक विदेश में जो कि था आपका ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का फॉर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हम अभी ओवरव्यू देख रहे हैं क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ 1885 में, तो 28 दिसंबर 1885 को टोटल 78 डेलीगेट शामिल हुए। पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। और एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो था मतलब बॉम्बे में हुआ था, लेकिन पूना शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि बॉम्बे में कॉलेरा आउटब्रेक हो गया, जिसके वजह से पूना शिफ्ट कर दिया गया। इस कांग्रेस जो बैठकें हुई थी, फाउंडर थे A.O. ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, और कहाँ हुआ था, बॉम्बे। और बॉम्बे में भी कहाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल। देखिए 2 थ्योरी है, एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी, एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। अब देखिए सेफ्टी वाल्व थ्योरी की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने
का मानना था, राष्ट्रवादियों का मानना था कि हम जो है ब्रिटिशर्स को आगे कर देंगे, ताकि क्या है कि एक सेफ्टी वाल की तरह काम करेगा कि फर्दर यदि ब्रिटिश इस एसोसिएशन को दबाएगा, क्रैकडाउन करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि आगे में ही एसोसिएशन का फाउंडर ब्रिटिश है। और इसलिए जो है एओ ह्यूम एज अ ब्रिटिशर्स को चुना गया था फाउंडिंग मेंबर के रूप में। और इसी के संदर्भ और जो दिया था सेफ्टी वाल्व थ्योरी वो लाला लाजपत राय दिए थे। लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया है। और नेशनलिस्ट का क्या व्यू था कि ब्रिटिश क्रैकडाउन करेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एगो ह्यूम जो है मतलब एक डिफेंडर की तरह काम करे, क्योंकि ये भी एक ब्रिटिश और ब्रिटिश को क्रैकडाउन नहीं करेगा। तो ऐसा व्यू था जब इनिशियली जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। तो इनके संदर्भ में एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी, एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। तो नेशनल मूवमेंट को कई फेजों में बांटा गया। सबसे पहले 1885 में, फिर 1905 से 1920 एंड देन फिर 1920 से 1947 जो गांधीयन ईरा है। 1905 जो काफ़ी डोमिनेट किया क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का ईरा रहा। मॉडरेटर जो है 1885 से 1905। देखिए मॉडरेटर का क्या गोल था, डोमिनियन स्टेटस। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का क्या गोल था, स्वराज यानी सेल्फ रूल, अपना रूल होगा, अपना कानून होंगे। और इसका गोल था, गांधीयन ईरा जब शुरू हुआ तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग उठी, यानी संपूर्ण आज़ादी चाहिए हमें, पूर्ण आज़ादी। और इसमें जो जनरली मेथड प्रयोग हुआ सत्याग्रह, मास मूवमेंट का। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा रेसिस्टेंट, बायकॉट, स्वदेशी जो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट रहा, तो ये सब मेन उद्देश्य मेथड था जिन्होंने प्रयोग किया था एक्सट्रीमिस्ट का। लेकिन मॉडरेटर का 3P मेथड था, मतलब कि प्रेयर, पेटिशंस एंड प्रोटेस्ट। और मतलब ये लोग जो थे मतलब कि संवैधानिक भावना पे कदर करते थे कि हाँ हम जो है विरोध करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करेंगे। तो ये उद्देश्य मॉडरेटर का था। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मतलब रेसिस्टेंस वाला, एग्रेसिव वाला नीति था। और गांधीयन इरा जब शुरू हुआ तो एक मास मूवमेंट हुआ, लोगों की भागीदारी बढ़ी आंदोलन में, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये सब मेथड अपनाए गए गांधीयन इरा में। चलिए हम डिटेल में देखेंगे आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, और एक बेहतरीन सीरीज शुरू हो रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडरेटर को लेकर क्या आइडियोलॉजी था, मॉडरेटर का विचारधारा क्या था। देखिए मॉडरेटर में कई प्रमुख लीडर थे, दादा भाई नेरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दिनकर वाचा। इसका क्या था कि सोशल बेस, इसमें आमतौर पर ज़्यादातर जमींदारी थे, अपर मिडिल क्लास के लोग थे। और ये लोग क्या करते थे, बिलीव मतलब ब्रिटिशर्स की नीति पर बिलीव करते थे। और यदि ब्रिटिशर्स किसी प्रकार का दमनकारी नीति अपनाता है, गलत करता है, तो उसको क्रिटिसाइज करना है, लेकिन फेयर तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध करना है, ना कि किसी प्रकार के मतलब एग्रेसिव एजिटेशन करना। तो ये इनके उद्देश्य थे। और इसके लिए क्या मेथड उन्होंने अपनाया, पब्लिक मीटिंग करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे, पेटिशन फाइल करेंगे कोर्ट में, कुछ इस प्रकार की नीति अपनाए गए। तो इनको देखते हुए ना एक्सट्रीमिस्ट क्या कहा कि ये तो बिल्कुल एक राजनीतिक भिक्षा है जो आप भिक्षा मांग रहे हैं, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहा। किसने कहा, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने कहा। चलिए अब यदि हम बात करेंगे तो मॉडरेटर की बात करें तो मॉडरेटर में एक थे दादा भाई नेरोजी, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था और काफ़ी पॉपुलर भी रहा था। देखिए आर्थिक कंट्रीब्यूशन क्या रहा मॉडरेटर का, मॉडरेटर जो है क्रिटिक माना जाता है कि ब्रिटिश जो नीति है, ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद है, कॉलोनिज्म है और उनके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कहीं ना कहीं जो बड़ा क्रिटिक रहा है वो रहा है आपके मॉडरेटर, क्योंकि मॉडरेटर ही जो है पहली बार एक्सपोज किया था ब्रिटिश की नीति को। और इनमें से एक प्रमुख था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसने दादा भाई नेरोजी जी के द्वारा दिया गया था। और दादा भाई नेरोजी ने एक किताब भी लिखा था, पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दादा भाई नेरोजी के द्वारा एक और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये दोनों जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और लोगों के लिए मतलब काफ़ी मतलब अच्छी साबित हुई। और लोग जो है मतलब राजनीतिक रूप से ब्रिटिश की जो नीतियां हैं उनको समझा, आम लोगों तक आवाज़ें पहुंची, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। असल में ना ड्रेन डिमांड किया था, जब हम इकोनॉमिक डिमांड की बात करते हैं, आर्थिक डिमांड, तो मॉडरेटर लोग का कहना था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को जो आप लूट पाट कर रहे हैं, सामान जो धन संपदा जो विदेश लेकर जा रहे हैं, अपने देश लेकर जा रहे हैं, उनको बंद कीजिए। लैंड रिवेन्यू जो है आप ले रहे हैं एक्सेसिव, उसको रिड्यूस कीजिए। मिलिट्री में जो एक्सेसिव खर्चा कर रहे हैं उसको कम कीजिए। इनकरेज कीजिए इंडियन इंडस्ट्री को, ना कि आप अपना इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दीजिए, भारतीय इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। साल्ट जो आपने नमक में जो टैक्स लगा के रखे हैं उसको कम कीजिए। ये सब इकोनॉमिक डिमांड थे मॉडरेटर लोग के। और यदि एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड की बात करें, प्रशासनिक रूप से क्या क्या हुई मॉडरेटर के द्वारा, पहला क्या था कि मॉडरेटर लोगों ने क्या डिमांड किया कि हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़े। और बाकायदा जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इंडियंस लोगों की भागीदारी भी बढ़ी, संसद में, विधायिका में।
और ये काफ़ी सक्सेस भी रहा मॉडरेटर का। और यही वजह रहा है कि इंडिजनाइजेशन, सिविल सर्विस जैसे एग्जामों में भारतीयों को मौका मिला और पावर का सेपरेशन हुआ। पहले क्या था कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो थे ओवरलैप कर रहे थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव जो है पावर डिवीजन हुआ, सिविल राइट मिले। पहली बार जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रहा था, जिसके तहत जब 1866 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था तो पूरे के पूरे प्रेस को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो उसको खत्म करके मतलब कहीं ना कहीं लिबरलाइज किया, सिविल राइट मिला लोगों को। और साथ ही जो है जब तिलक को 1897 में अरेस्ट किया गया था चाफेकर ब्रदर इंसिडेंट एक्यूज मानते हुए, क्योंकि तिलक जो है अपना जो समाचार पत्रिका था केसरी, उसके जरिए क्रिटिसाइज किया था चाफेकर ब्रदर वाला जो इंसिडेंट को उठाया था। इनके वजह से तिलक जी को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला था पूना वाले मुंबई वाले क्षेत्रों में। और यही वजह रहा है कि तिलक को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्रश करना शुरू किया मूवमेंट को। देखिए डिमांड मॉडरेटर का ये भी था कि जो इंडियन लेबर है, जो ब्रिटिश कॉलोनीज में है, जो दुनिया भर के देश जो जहाँ पे ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, ब्रिटिश कंट्रोल कंट्री है, वहाँ पर इंडियन लेबर को बेटर कंट्रोल मिले, बेटर ट्रीटमेंट मिले, ये डिमांड थे मॉडरेटर के। देखिए अब देखिए एक्सट्रीमिज़म का राइज हुआ। जब एक्सट्रीमिज़म का राइज हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मॉडरेटर फेल्योर हो गया। क्यों फेल्योर हो गया? क्योंकि एक तो पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, क्योंकि पीपीपी मेथड उतने सक्सेसफुल रहा नहीं और काफ़ी लंबे समय के बाद, और लगातार जो है गवर्नमेंट का जो है रिप्रेशन है वो बढ़ रहा था, मतलब गवर्नमेंट का जो अत्याचार है वो बढ़ रहे थे। नाटो ब्रोदर डिपोटेशन, तिलक जी को अरेस्ट कर लेना, और यदि लॉर्ड कर्जन की भी कुछ मतलब जो है गलत पॉलिसीज रहा, जिनमें कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 का, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का, कई सारे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मतलब पास किया गया, गुप्त कानून पास किया गया। तो ये सब कारण बना जहाँ पर क्या हुआ कि एक्सट्रीमिज़म मतलब उग्रवादी नेताओं का जन्म हुआ, उग्रवाद का जन्म हुआ इंडिया में। और सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहा बंगाल डिवीज़न। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल डिवीज़न का अनाउंस किया तो एक्सट्रीमिज़म जो पॉलिटिक्स है इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ा। आपने देखा होगा लाल, बाल, पाल, ये सब लीडर जो है आगे बन के उभरे और इस नीतियों को जो अंग्रेजों की नीतियों को विरोध किया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इवेंट, यानी एक्सट्रीमिज़म जो है केवल इंडिया तक सीमित नहीं रहा। जब हम एक्सट्रीमिज़म की नीति की बात करेंगे तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के मतलब विदेशों में भी नीतियाँ अपनाई और उससे काफ़ी प्रेरित हुआ। देखिए 1896 में इथियोपिया में क्या हुआ कि छोटा सा इथियोपिया एक छोटा सा देश, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका अफ्रीका दिखेगा, ये है आपका इथियोपिया। इथियोपिया जैसा कंट्री ने यूरोपियन जैसे बिग पावर को, इटली जैसे कंट्री को हरा दिया। 1905 में जापान जैसे छोटे देश ने रशिया जैसे इतने बिग टेरिटरी को हरा दिया। आप साउथ अफ्रीका का आप बोयर वार्स भी देख सकते हैं कि यूरोपियन को मुंह का खाना पड़ा इस अफ्रीका में। और ये सब जो छोटे छोटे इवेंट जो है एक्सट्रीमिज़म में एक नई जोश भरा, और एक्सट्रीमिज़म जो है बहुत तेज़ी से डोमिनेट किया इंडियन पॉलिटिक्स में आगे चल के। चलिए देखते हैं हम आगे एक्सट्रीमिज़म की कहानी को। यदि हम एक्सट्रीमिज़म के बारे में बात करेंगे तो हमको यह समझना होगा कि मॉडरेटर और एक्सट्रीमिज़म में क्या अंतर है। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। देखिए मॉडरेटर में ज़्यादातर जमींदारी और अपर मिडिल क्लास के लोग थे। एक्सट्रीमिस्ट में जो है एजुकेटेड थे और आमतौर पर लोअर क्लास, यानी यहाँ जमींदार लोग थे मॉडरेटर में, यहाँ लोअर क्लास के लोग थे। ये लोग वेस्टर्न लिबरल थॉट्स के थे और ये लोग भारत के संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित थे। ये लोग ब्रिटिश क्राउन के प्रति रॉयल थे, क्योंकि पीपीपी मेथड का जनरली प्रयोग कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। ये लोग ब्रिटिश क्राउन पे बिल्कुल मतलब विश्वास नहीं क्या करते, नहीं ट्रस्ट करते थे। देखिए गोल बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सोशल बेस कि कौन किसमें थे, और एक है गोल। इन लोग का गोल क्या था, उद्देश्य क्या था, डोमिनियन स्टेटस का। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट, अपना रूल होगा। इन लोगों ने पेटिशन, प्रेयर, मीटिंग इस प्रकार की नीति अपनाई। इन लोगों ने स्वदेशी, बायकॉट और पैसिव रेसिस्टेंस की चीज़ें अपनाई और विरोध किया। तो ये बेहतर अंतर है मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। अब देखते हैं हम लोग कि मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट का बारे में बात करें तो इनमें जो है लाल, बाल, पाल, लाला लाजपत राय जो पंजाब से आते थे, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से, और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से, कई सारे और भी लीडर हुए, अरविंदो घोष, बरिंद्र घोष, इन सब भी लीडर आए और ये काफ़ी मतलब एक्सट्रीमिज़म को एक नई रास्ते दिया। तिलक का क्या अप्रोच था? तिलक का कहना था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, और हम इसको लेकर रहेंगे। गणपति, और इसी के तहत 1893 में पहली बार गणपति फेस्टिवल को आयोजित किया गया तिलक जी के एफर्ट से। शिवाजी फेस्टिवल 1895 में आयोजित किया गया। क्यों? लोगों में राष्ट्रवाद का उदय भरना है, और इसका मेन उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़े, ना कि मॉडरेटर का, ये चीज़ था।
और कहीं ना कहीं जो 1892 से 1905, 1892 से जो 1905, ये वो ईरा था मॉडरेटर का, जिसको एक्सट्रीमिस्ट ने पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहा था, और मॉडरेटर इस चीज़ में फेल हो गए थे और काफ़ी निराशा हुई थी। तभी से जन्म हुआ एक्सट्रीमिज्म का, रेडिकलाइजेशन पॉलिटिक्स का इंडिया में, जहाँ पर कई बड़े एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है मतलब काफ़ी तेज़ी से डोमिनेट किया। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसके तहत क्या हुआ ना, कई सारी चुनौतियां आई, और आगे के क्या राह रहा वो देखिए। सबसे पहली बात कि मॉडरेटर लोग जो थे मतलब कुछ मतलब सीमित तक था, मतलब मॉडरेटर के द्वारा जो आंदोलन किया गया, शुरुआती जो मूवमेंट रहा कांग्रेस का फॉर्मेशन एंड देन यानी 1885 से 1905 तक, ये वो दौर था मॉडरेटर का जहाँ पर कुछ खास सक्सेस नहीं मिला और सीमित रहा कुछ एजुकेटेड क्लासेस, आम लोगों की भागीदारी नहीं बढ़ी। आइडियोलॉजी का भी डिफरेंस था, क्योंकि मॉडरेटर जो था एक्सट्रीमिस्ट थे थोड़े अलग से, और दोनों का वैचारिक मतभेद थे, और यही कारण रहा कि सूरत में जब कांग्रेस सेशन हुआ तो इसमें क्या हुआ कि मॉडरेटर एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग हो गए। अब ब्रिटिश पॉलिसी क्या था, ब्रिटिश ने दो तरीके अपनाए, कैरोट और स्टिक का, कि मॉडरेटर के साथ अलग से पेश आया, एक्सट्रीमिस्ट के साथ अलग से नीति अपनाई। मॉडरेटर के लिए उन्होंने क्या किया कि समझौता पोस्ट जैसे नीतियां अपनाई, कि हाँ समझौता कर दिया गया, कुछ पोस्ट दे दिया गया, शांत कर दिया गया। वहीं एक्सट्रीमिस्ट के लिए क्या नीतियां अपनाई, एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी जैसी नीति अपनाई, जेल में डालना हो जेल में डाल दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया, तो इन प्रकार की नहीं, और कई सैकड़ों एक्सट्रीमिस्ट लोग अरेस्ट भी हुए थे। तो ब्रिटिशर्स ने मॉडरेटर के लिए अलग नीतियां अपनाई, एक्सट्रीमिस्ट के लिए अलग। अब आगे की क्या राह रहा, क्या विरासत रही, देखिए ये कांग्रेस का जब गठन हुआ एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना, जहां पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी हो सके, मतलब राष्ट्र को जान सके, राष्ट्र के लिए प्रेरित हो सके, पॉलिटिकल अवेकिंग हो सके, ये सब चीज़ों पर। ब्रिटिश की जो शोषण नीति है, आर्थिक शोषण नीति है, वो एक्सपोज हुआ इस प्लेटफॉर्म के जरिए, और यही आगे चलते गांधी का जो मूवमेंट है उसका नींव बना। देखिए भारत का जो डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज़ है उसका भी जड़ कहीं ना कहीं ये मॉडरेटर का ही आंदोलन माना जाता है, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए अब हम लोग देखते हैं 1805 से लेकर 1905, ये वो समय था जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, नेशनलिज्म का उदय हुआ। हालांकि कुछ सक्सेस नहीं मिला, इमीडिएट गोल अचीव नहीं हुआ, लेकिन लोगों में जो है राष्ट्र की भावनाएं जगा दी, और ये चीज़ जो है लिमिटेशन में रहा, लेकिन लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाया। देखिए अगले चैप्टर में हम लोग स्वदेशी मूवमेंट पढ़ेंगे और 1905 और सूरत स्प्लिट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने ओवरव्यू को देखा और एक बेहतरीन सीरीज हम इन मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, तो जितना भी स्टूडेंट है फटाफट जुड़िए और बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, रैपिड फायर रिवीजन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।